वेलकम टू speedearning.com। यहाँ पे हम इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीक आइनॉक्स विंड का लिस्टिंग हुआ, काफ़ी अच्छा लिस्टिंग हुआ है और अब काफ़ी IPOs इनिशियल पब्लिक ऑफर पब्लिक इश्यूज आने लगेंगे, तो उनको किस तरीके से आप ट्रेड करेंगे उनके बारे में जानना भी ज़रूरी है अगर इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं NSEindia.com की साइट में आप जाएंगे और प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में करंट मार्केट रिपोर्ट आप देख रहे हैं, जो भी इश्यूज अभी हैं, बुक बिल्डिंग करंट इश्यूज क्लिक किया हमने। यहाँ पे हमको दिख रहा है ये दो स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं, दो पब्लिक इश्यूज नज़र आ रहे हैं। एक का इशू एंड डेट है 9 अप्रैल टू 30 अप्रैल, एक का 15 अप्रैल टू 17 अप्रैल है। हमने क्लिक किया इसको, तो यहाँ पे आपको NSE डिमांड ग्राफ, NSE BSE डिमांड ग्राफ मिलता है। आखिरी दिन जब एंड डेट होता है, जब क्लोज होने वाला है IPO, उस दिन आप यहाँ पे आके इस डिमांड ग्राफ को देखेंगे। डिमांड ग्राफ में आपको डिटेल्स नज़र आएंगे, तो डिटेल में आपको देखना है कि कितने गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। अगर मैनेजमेंट ने, प्रमोटर ने एक अच्छा परसेंटेज लेके रखा है, अच्छी बात है, इसका मतलब अंदर से कंपनी की खबरें अच्छी है। दूसरा, FII अगर कई गुना ओवर सब्सक्राइब कर रही है तो उसका लिस्टिंग भी बहुत अच्छा होगा और आगे रखने लायक भी है। अगर म्यूचुअल फंड ओवर सब्सक्राइब कर रहा है ज़्यादा, तब तो लिस्टिंग गेन के साथ रखने की भरोसा हमको और ज़्यादा हो जाता है, वो चीज़ आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर कई गुना अगर डिमांड रखता है और उसके लिए सपोज 50 लाख शेयर का प्रोविज़न है और 10 करोड़ शेयर की बिडिंग पहुंच चुकी है, मतलब 20 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया है, तो आप बिंदास अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। आप 1 लाख का या 2 लाख का एप्लीकेशन भेजेंगे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर की लिमिट आजकल 2 लाख है, तो उसमें जो मिनिमम बिड लॉट है उसके गुणक में, उसके मल्टीपल में आपको अलॉटमेंट होगा। उस अलॉटमेंट में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो रिटेल इन्वेस्टर अगर ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब करता है तो लिस्टिंग गेन अच्छा मिलता है, लेकिन वो रखने के लिए अच्छा ऐसा ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर वही चीज़ म्यूचुअल फंड और FII अच्छा सब्सक्राइब कर रहे हैं, ओवर सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो वो लिस्टिंग के साथ में रखने लायक भी है। अब हम यहाँ पे पास्ट इश्यूज़ को देखने जाएंगे। पास्ट इश्यूज़ यहाँ राइट साइड में आप यहाँ IPO पास्ट इश्यूज़ देख सकते हैं। पास्ट इश्यूज़ में जाके आपको पता लगे कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो कब आए थे, उनकी क्या डिटेल्स है। जैसे 2015 के इश्यूज सामने नज़र आ रहे हैं। आइनॉक्स विंड बता रखा है इन्होंने, डेट ऑफ लिस्टिंग ये था, इशू प्राइस ये थी और अभी LTP यहाँ चल रहा है। कब आया था इशू ये भी बता रखा है, डेट ऑफ इशू। फिर ये एडलेप का बता रखा है 10 मार्च से 17 मार्च आया था, 180 to 215 इसकी प्राइस रेंज थी। 180 में इशू किया था, 174 चल रहा था। अब मैं यहीं पे 2015 की बजाय 14 कर दूंगा तो 14 की पूरी लिस्ट मेरे सामने आ गई है। तो इसमें कई सारे ऐसे स्टॉक हमको नज़र आते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अभी जैसे शेमारो 170 से 198 चल रहा है। एक स्नोमैन लॉजिस्टिक्स से 47 का इशू प्राइस था, 93 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। वंडरला हॉलीडेज था, 125 में दिया था, 287 चल रहा है। तो ये भी वो स्टॉक्स हैं जिनमें FII और म्यूचुअल फंड ने अपनी अच्छी होल्डिंग भी बना रखी है और इनको अगर आप यहाँ पे बना के रखते हैं तो इसी तेज़ी में एक अच्छा खासा हाई आपको दिखा सकते हैं। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये इश्यूज़ कब आए थे। 2014 से फिर 2013 में भी जाइए, आप बाकी स्टॉक्स के नाम देखिए, उनका इशू प्राइस देखिए, उनका लेटेस्ट लास्ट ट्रेडिंग प्राइस देखिए, कब वो इशू आया था और कितने दिनों में उसने क्या रिटर्न दिए हैं। फिर जाके आप मनी कंट्रोल में या वेटू वेल्थ में इसका चार्ट देख सकते हैं, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर जब से इशू आया है, और इसके उतार चढ़ाव भी देखे जा सकते हैं। तो उन उतार चढ़ाव को देख के आपको इस बात की तसल्ली आ सकती है कि बुरे समय में इस स्टॉक ने किस तरह का बिहेवियर दिखाया था, किस तरह का लो बनाया था, कैसे अपनी प्राइस को मेंटेन किया था। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि मित्र की परीक्षा, दोस्त की परीक्षा बुरे समय में होती है, वैसे ही स्टॉक की परीक्षा, उसकी क्वालिटी की परीक्षा भी मंदी में ही होती है। तो जो स्टॉक मंदी में अपने आप को बरकरार रखता है, एकदम से लुटपिट नहीं जाता, वो स्टॉक रिकवरी में बहुत तेज़ी से ऊपर आता है और फिर आगे भी अच्छा ही परफॉर्म करता रहता है। क्योंकि इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी होता है कि वो किसी अच्छे शेयर में पैसा लगाए, 100 रुपये का 80 रुपये देख ले, लेकिन 100 रुपये का 15 रुपये देखने में तो फिर उसकी हालत ख़राब हो जाना स्वाभाविक है। 2011
एक लिस्ट है पूरी। अब इधर नीचे जाके देखते हैं हम तो 99 तक आपको लिस्ट मिल रही है। आपका एक बार इसको देखना जानना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी जानकारियाँ काफ़ी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ेगा। और ये ऑल करके जब मैं देखता हूँ तो ये पूरी लिस्ट पूरे समय की यहाँ से वहाँ तक मिल जाती है। इसमें हमको नज़र आ रहा है टोटल कई सारे IPOs लिस्टेड है, 458 IPOs की डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो आप ऑल करके एक साथ ही सारे IPOs की लिस्ट को एक बार स्कैन कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा आइडिया हो सकता है कि जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट को आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उसकी उम्र क्या है असल, वो कब से मार्केट में आया है, उसने कब क्या कैसे परफॉर्म किया है, उसका अगला पिछला बचपन जवानी सब कैसा है। तो IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर में आप पैसा लगाएं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन IPO को भी जानना ज़रूरी है अगर आपको ठीक से इंट्राडे ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है। क्योंकि आइनोक्स में पहले ही दिन में अच्छा खासा बड़ा परसेंटेज का मूवमेंट दिखाया, तो जिसने भी इंट्राडे ट्रेडिंग उस दिन की थी उसको थोड़े से शेयर में बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला है, क्योंकि उस दिन कोई सर्किट लिमिट नहीं होती। तो हर चीज़ मार्केट की एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आप किसी एक हिस्से को नकार के दूसरे हिस्से में सुरक्षित नहीं रह सकते। तो आपको मैं हमेशा ही ये सजेस्ट करता हूँ कि आप भले ही किसी एक तरीके को अप्लाई करना चाहते हो अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे आप इंट्राडे पे फोकस करना चाहें या शॉर्ट टर्म पे या लॉन्ग टर्म पे जाना चाहें या फ्यूचर्स में काम करना चाहें इंडेक्स के या स्टॉक के, या फिर आप ऑप्शन में काम करना चाहें, आपको बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि उनको पूरी तरह जाने बगैर उधर से जो असर आपके इंस्ट्रूमेंट पे, आपकी ट्रेडिंग पे आने वाला है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।